अध्याय 8 कोशिका जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों को आप पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते हैं एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जगत कहलाता है और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थित एवं अनुपस्थित है। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिक जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिक जीव कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन व जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव कोशिका की मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा व इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फ्रेज़ेंटास्ट्राट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडर सवान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवदरीय झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य के गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिका क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकाएं कहलाती है, जैसे अंतःपर्वतवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी समीर, संलयनकाय, लाइसोसोम व रसदानी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। यूकेरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि दो अंगों का हरितलवक पौधों में व सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। उदाहरणतः सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। प्रत्येक की नई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लार्वा कोशिकाओं का व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। 8.4 प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नील, हरित, शैवाल, माइकोप्लाज्मा और
प्लूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ में मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होती है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं: डंडाकार, गोलाकार, कोकस, कोशाकार, विब्रो व सर्पिल स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है जिसे कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। 8.4.1 कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति व जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य जो अभिरंजित नहीं हो पाते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में ये ढीली आच्छादित होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, व दूसरों में ये मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो संपुटिका कैप्सूल कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्ली का प्रकृति में वर्णनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार ये झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवधर्मी झिल्ली की कोशिका में फैलाव से बनती है को मीजोसोम कहते हैं। ये फैलाव पुटिका, नलिका व पटलिका के रूप में होता है। ये कोशिका भित्ति निर्माण डीएनए प्रति करती हुई इसकी संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। ये श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होते हैं। यद्यपि वे चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और ये कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायता नहीं करती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशुक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर परिवर्तित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में ये उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती है। 8.4.2 राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उपइकाइयों 50S व 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं जैसे रजदानी, नील, हरित, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं ससीम केंद्र की कोशिकाएं। सभी आजीव पादप प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत
कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिका कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। पादप जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति लावक एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। कोशिका झिल्ली। वर्ष 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फोस्फोलिपिड होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फोस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से ये स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन व 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन की झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1975 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल कृत्रिम नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरली प्रकृति के कारण फोस्फोलिपिड सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। झिल्ली की तरल प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्रावण, अंतरकोशिक कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। ये झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय सांद्रता प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विचलन द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विचलन द्वारा जल के प्रवाह को पराक्षण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड सतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयनीय अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप। कोशिका भित्ति। आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानि और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में तथा अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनानास व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वे इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए हुए पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीवद्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। अंतःझिल्ली तंत्र झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएं, लयनकाएं व रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलकों व पेरोक्सिसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात ये पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त कोश छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। प्राय राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर ये राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, तो इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उन्हें खुरदरी अंतर्प्रद्रव्य जालिका बहुतायत से मिलती है। ये काफ़ी फैली हुई तथा केंद्रक के बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतर्द्रव्य जालिका में होते हैं। गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजन जालिका व संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिकाएं कहा गया। ये बहुत सारी चपटी डिश आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जिकाएं में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोत्तर शीर्ष व परिपक्व सतह उत्तलावतल ट्रांस होती है। अंगक शीर्ष व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गोल्जी का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतर्प्रद्रव्य जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जिकाएं के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाएं का अंतर्द्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाएं के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाएं ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। लयनकाय लाइसोसोम। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाएं में बनते हैं। पृथक्कृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटोएजेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। रसधानी वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इनमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवर्त होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे आद्य जीव में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों के निगलने के लिए होता है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। ये उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। यह आकृति व आकार में भिन्न होती है। यह तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति की होती है, जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को 2 स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है। भीतरी कक्ष, जो घने व समांगी प्रताहत से भरा होता है, आधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती हैं। इसकी अंतःझिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है, जिसे क्रिस्टी एकवचन क्रिस्टो कहते हैं। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं, जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित है। सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इस कार्य से सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका की आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए, राइबोसोम, 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। लवक प्लास्टिड। लवक
सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजुआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णीय लवक व अवर्णीय लवक। हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णीय लवकों में वसा, विलेय, कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति आकार के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक व फीते के आकार के अंगक होते हैं, जो विभिन्न लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर व चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति कोशिका पर्णमध्योतक कोशिका हो सकती है। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक झिल्ली युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका कहते हैं। पीठिका में चपटी झिल्ली थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना, एकवचन ग्रेनम या अंतर्ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, उसे पीठिका पट्टिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक। इसमें छोटी द्विलड़ी वर्ताकार डीएनए अणु व राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम 70S, कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटा होता है। राइबोसोम जॉर्ज पेलेट 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप इकाइयाँ बड़ी व छोटी उप इकाइयाँ होती हैं। यहाँ पर एस स्वेड वर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अवरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है। साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन, प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव्य में मिलता है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर के विभिन्न कार्य, जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। पक्षमाप व कशाभिका, सीलिया तथा फ्लैजिला। पक्षमापिकाएँ एकवचन पक्षमाप व कशाभिका एकवचन कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवर्दी है। पक्षमाप एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकेरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाप व कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर के अक्ष सूत्र कहते हैं, जो कई सूत्र नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका में मिलती है और नोदिक अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एक एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्वीप के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तान छड़ बनती है। परिधीय द्वीप सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाप व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएँ कहते हैं। तारकाएँ व तारक केंद्र, सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तारकाएँ वे अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारकाएँ में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्र अतिरिक्त होते हैं, पास के अतिरिक्त आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय अतिरिक्त की नलिका से प्रोटीन से बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका आधारिकाएँ बनाता है और तर्कतंतु
जंतु कोशिका के विभाजन उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। केंद्रक कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो सारी रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रकीय आधातरी में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतर्द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। ये छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलयन से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः यह एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिका केंद्रक रहित होती है जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिका जीवित है? केंद्रकीय आधातरी या केंद्रक द्रव्य में केंद्रक व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित व संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। ये सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े अनेक केंद्रक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़ों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का समवेष्टन पैकेजिंग कक्षा 12 में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र शिव विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारकाय गुणसूत्र के दोनों अधेड़ गुण गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मध्य केंद्र के मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। उप मध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणामस्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी एवं एक भुजा बहुत बड़ी होती है, जबकि अंत केंद्रीय फिबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। सूक्ष्मकाय बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैली है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधे व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। थैंक यू।